हालचाल? मंडे मोटिवेशन एक्सट्रीम लेवल्स पे है। आज तो मंडे है, मोटिवेशन ऐसे एकदम मस्त होनी चाहिए। हम इकोनॉमिक सिस्टम बाद में करेंगे चैप्टर के लास्ट में। आज हम डिमांड शुरू करेंगे पहले, ठीक है? इकोनॉमिक सिस्टम मुझे याद दिला देना कि मैम बचा हुआ है, लास्ट में करना है चैप्टर के। अभी अपन आज डिमांड शुरू करेंगे। चले करें शुरू। आज माही नहीं है, एब्सेंट है। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मेरे पास 3 बच्चे हैं, तनीषा है ना, पलक नहीं पायल, यस आई रिमेम्बर, और तुम्हारा नाम क्या था? तन्वी। तुम्हारा नाम क्या था? टीना। और वही टीटी, तन्वी टीना। आपका नाम क्या है? ठीक। आईफोन तो आजकल बहुत ऐसे रैंडम होने लगा, हर किसी के हाथ में आईफोन देख लेते हैं। हम बात करेंगे, अभी भी नया लॉन्च हुआ है मैथ नियो। देखी थी रील मैथ नियो की? अभी अभी कलर्स भी इतने प्यारे प्यारे आए ना, मस्त लगता है देखने में भी। किस किस को चाहिए? सबको चाहिए, सबको चाहिए ऑब्वियसली। वो देखने के बाद ऐसा लगता है यार इसका कलर इतना सुंदर है, चाहे मेरे को लैपटॉप कोई काम आए या ना आए, बट मुझे कलर के लिए उसको लेना है। और ज्यादा महंगा भी नहीं है, तो ठीक है, काम चल सकता है मेरे हिसाब से। हो सकता है किसी और के हिसाब से वो महंगा हो, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा महंगा नहीं, ठीक है? डी मतलब क्या होता है? डिजायर, ठीक है? डी मतलब क्या होता है? डिजायर। सबकी डिजायर है कि मुझे क्या चाहिए? मैथ नियो चाहिए, ठीक है? ए मतलब होता है अबिलिटी, अबिलिटी टू पे। देखो कोई पर्सनल मत लेना, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है? तो अबिलिटी टू पे में बोला कि तनीषा ने तो पहले हाथ कर दिया, भाई मेरे पापा नहीं देंगे, बोले मैंने सी सीट में एडमिशन करा दिया, चिन्मय में एडमिशन करा दिया, बस हो गया, अब कोई मैथ वैथ नहीं मिलना, अगर मैथ मिल गया तो तुम पढ़ोगे भी नहीं। तो तनीषा के पापा ने मना कर दिया, ठीक है? पायल के पापा ने भी यही बोला, इनके भी यही बोला, इन्होंने हाँ कर दी कि ठीक है चल बेटा ले लेना, तेरी खुशी है तो ले लेना, ठीक है? मतलब उनके पास एबिलिटी है पे करने की, जब उन्होंने हाँ कर दिया, क्योंकि तुम तो भी अनएम्प्लॉयड हो, तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं, तो तुम्हें मांगने तो किसी से पड़ेंगे, तो तुम्हें पापा से मांगने पड़ेंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब उनकी एबिलिटी है पे करने की, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे का मतलब क्या होता है? कि मेरा मन है क्या खरीदने का उस चीज को। डिजायर इज अनदर थिंग एंड विलिंगनेस टू पे इज अनदर थिंग। अब यहां पे आए तो टीना का मन था खरीदने का, ठीक है, हो गया। बट ये जो कोमल थी ना, इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग था। बोले यार मैं कितने का, 80-90 हजार का मैथ नियो आता है, मैं इतने का खरीदूंगी, एक काम करती हूँ मैं इसको अमाउंट को कहीं और जगह इन्वेस्ट कर देती हूँ। अगर मैं इसको इन्वेस्ट करूंगी तो मेरे को थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, उससे मैं थोड़ा ज्यादा कमा पाऊंगी। तो क्या यहाँ पे उसका विलिंगनेस टू पे है? नहीं, खत्म हो गया। डिजायर थी, एबिलिटी भी थी, बट विलिंगनेस टू पे नहीं था। कि नहीं, अब मन चेंज हो गया, मूड चेंज हो जाता ना अपना। अपन देखते हैं कोई चीज को, थोड़े टाइम बाद में लगता है जरूरत है क्या असली में, नहीं है, रहने देता है, कहीं और यूज कर लेंगे, हो सकता है उसे कुछ और पसंद आ गया, वो कुछ और खरीदेगी। तो यहां पे उसके लिए विलिंगनेस टू पे नहीं है। क्या ये डिमांड हुई? नहीं हुई। ये डिमांड हुई? ये हो गई। ये वाली डिमांड हुई? नहीं। डिमांड किसको कहते हैं? जिसमें सबसे पहले आपका डिजायर होना चाहिए कि मुझे वो चीज खरीदनी है। दूसरी चीज
एबिलिटी होनी चाहिए, और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, विलिंगनेस टू पे होना चाहिए। DAW, दो, डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। अगर ये तीनों चीजें हैं तो डिमांड क्रिएट होती है। कोई भी दो चीजें या एक चीजें के होने की वजह से डिमांड क्रिएट नहीं होगी। गॉट माय पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड बहुत तरीके से समझना है। डिमांड का एक क्वेश्चन आना 100% फिक्स्ड है, चाहे किसी भी टॉपिक से आए, बट डिमांड का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो डिमांड बहुत तरीके से पढ़नी है, ठीक है। तो DAW, डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? चले आगे, चले देखें क्या बोला। डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल। डिमांड क्या है? एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, रेफरिंग टू कंज्यूमर डिजायर टू परचेज गुड्स। कंज्यूमर क्या कर रहा है? गुड्स को परचेज कर रहा है, एंड सर्विसेज विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज, फॉर अ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस टू पे अ प्राइस। बिना इसके तो डिमांड मानी नहीं जाएगी ना, वो तो फिर ट्रांसफर पेमेंट हो जाएगा, ट्रांसफर गुड्स हो जाएंगे। फॉर अ प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम पे वो डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। चलें, अब हम आते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसका एक नाम होता है, आराम से सोच ले, टाइम दिया तेरे को। सी से तनिषा, तेरे को तो याद होना चाहिए। यस, सीट्रस पेरिबस। और आप अपने क्वेश्चन में या आंसर में, हाँ, आप अपने आंसर में अदर थिंग्स बीइंग इक्वल नहीं लिख के आएंगे, आप सीट्रस पेरिबस ही लिख के आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि बच्चे ने पढ़ा है। आप अदर थिंग्स बीइंग इक्वल नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? सीट्रस पेरिबस, ठीक है। तो सीट्रस पेरिबस मतलब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या फिर इक्वल की, और सब चीजों को हमने क्या कर रखा है? कांस्टेंट कर रखा है। खाली किन दो चीजों को मिला रहे हैं? प्राइस को और क्वांटिटी डिमांडेड को, ठीक है। इफ price of commodity falls, the quantity demanded of it will rise, and if the price of commodity rises, the quantity demanded will decline. क्या बोला कि प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊं कि प्राइस कम होने से डिमांड क्यों बढ़ जाती है और प्राइस ज्यादा होने से डिमांड क्यों कम हो जाती है। एवरीबडी नोज इट, पता है, मम्मी यहाँ करती है, प्राइस कम होती है तो ज्यादा सामान खरीद लेती है, बट प्राइस ज्यादा होती है तो कम सामान खरीदते हैं, हम भी यही करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लॉ ऑफ डिमांड हो गया। इट इंप्लाइज दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। पर मुझे एक बात बताओ, ये बार बार क्वांटिटी डिमांडेड क्यों बोल रहे हैं? हम डिमांड क्यों नहीं बोल रहे इसको? हम क्वांटिटी डिमांडेड क्यों बोल रहे हैं? क्या डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फर्क होता है? क्या फर्क होता है? अच्छा, फिर डिमांड क्या होती है? ठीक है, तू छोड़, एक मिनट, मुझे इसमें बता दे कौन सी क्वांटिटी डिमांडेड और कौन सी डिमांड इस शेड्यूल में। आप बताओगे? बताओ कौन सी क्वांटिटी डिमांडेड और कौन सी डिमांड है। मैं बताती हूँ, देखो, हर प्राइस पे कितना डिमांड कर रहे हैं, ये पूरा डिमांड है। इस पूरे को मैंने क्या बोला? डिमांड है। बट ये जो इंडिविजुअल की मैं बात करूं ना कि 70 रुपए में मुझे 200 मिल रहे हैं, दैट इज क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। कि 70 रुपए में मुझे क्या मिल रहा है? 200 मिल रहा है, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, क्वांटिटी डिमांडेड स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? उससे पहले मुझे ये बता दें कि स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है।
नहीं। हाँ, इकोनॉमिक्स में याद तो बहुत कुछ होता है पर भूल जाते हैं क्योंकि चीजें इतनी सारी होती हैं। देखो सुनो, दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है फ्लो। स्टॉक क्या होता है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, स्टॉक क्या होता है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो क्या होता है? ड्यूरिंग अ टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग अ टाइम। तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? आई श्योर? डिमांड फ्लो है, क्वांटिटी डिमांडेड। कल पता करके आना कौन सा स्टॉक और कौन सा फ्लो है, क्योंकि यू आर कंफ्यूज कि कौन सा स्टॉक और कौन सा फ्लो है। ठीक है, पता करके आना। फ्लो का एक स्टॉक का एक एग्जांपल दे देती हूँ। देखो, अपन जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, अभी शरद सर ने बताई होगी बैलेंस शीट बनाना, शुरू किया होगा थोड़ा बहुत, कुछ अकाउंट्स में प्रैक्टिकल करना शुरू किया, नहीं किया? अच्छा, अभी थ्योरी पे चल रहा है। ठीक है, हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो अपन क्या लिखते हैं? एज ऑन लिखते हैं ना, एज ऑन March 31st। क्योंकि हम क्या बताते हैं कि उस दिन पे हमारे एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज कितनी है। तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है ना, कि उस दिन पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास कितनी एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो कल आप ये पता करके आएंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में कौन सा तो स्टॉक है और कौन सा फ्लो है। ठीक है, टीना स्कैरसिटी डेफिनेशन किसने दी थी? पीछे पीछे नहीं, पीछे नहीं, मोड़ना नहीं है। रॉबिन्स ने दी थी। क्या बोल रहा था? क्या बोला था उसमें? उसने हम्म वेरी गुड। और संडे यूज किया था। अच्छा, अभी तो पहला पहला ही संडे आया था मैम, अभी तो एक बार स्टार्ट ही तो हुआ है कोर्स, पर मैम जून भागते भागते आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मार्च ऑलमोस्ट ओवर, यू हैव ओनली अप्रैल एंड मई, और जून में तो पेपर्स ही हैं। और हमें पास नहीं होना, हमें क्या लानी है? रैंक लानी है। तो हम पास होने वाला जितना जुगाड़ तो कर ही नहीं रहे, हम तो रैंक लाने वाला जुगाड़ कर रहे हैं। तो उसके लिए तो फिर पहला संडे मैटर नहीं करता, पहले संडे को पढ़ना ही चाहिए था। तुम्हारा कोशिश ये रहना चाहिए कि हम रेगुलर जो जो पढ़ रहे हैं वो तो हम रोजाना रिवाइज करते रहे, बट वो जो संडे होता है ना, उसको ये नहीं करना कि आराम से उठेंगे घूमने जाएंगे। ठीक है, जाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो घूमना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि आप पूरे अंदर ही अंदर बैठे रहो, बट पूरे हफ्ते का आपने जो भी पढ़ा है ना, यू शुड रिवाइज ऑन दैट संडे। कि आप एक बार बस अपने नजरों में से निकाल लो कि इस हफ्ते मैंने ये पढ़ा था। अभी तो बेटा टेस्ट शुरू नहीं हुए, टेस्ट शुरू हो जाएंगे फिर आप क्या करेंगे? ऑलमोस्ट बस चिन्ह सर को लगी रही होगी बस अगले हफ्ते से टेस्ट शुरू करते हैं, तो टेस्ट शुरू हो जाएंगे, उसके बाद में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लोग साथ साथ में रिवाइज करते चलोगे। अभी तो पहला चैप्टर हुआ है, वी हैव 12 चैप्टर्स इन इकोनॉमिक्स, तो बहुत लंबा जाना है, तो साथ साथ में लर्न करते रहेंगे, चलेगा काम। ठीक है, ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी थी? ग्रोथ सैमुअल्सन तो कहीं आया ही नहीं था। क्या सैमुअल्सन कहीं पे? किसने दी थी ग्रोथ डेफिनेशन? भाई पहली डेफिनेशन ग्रोथ थी ना, पहली वेल, अच्छा लास्ट थी, हाँ लास्ट थी, सॉरी सॉरी, हाँ। कौन किसने दी थी? पॉल। तो तू कंफ्यूज क्यों है भाई? देखो याद था कि पॉल सैमुअल्सन है तो इट वाज ओके, बी कॉन्फिडेंट। मैम सैमुअल्सन ही था, मैम तो वैसी है, बदतमीज है, कुछ भी कर सकती है, हो सकता है तुम्हें पागल करा दे, तो तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला हमने? क्वांटिटी डिमांडेड कौन सी है? जो पर्टिकुलर पॉइंट पे है दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, और ये पूरी क्या है? डिमांड है। इसलिए हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, इसलिए हम किसकी बात करते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ceteris paribus, when there is increase in price, quantity demanded will fall and vice versa। हम ये नहीं लिखेंगे वापस, उस टाइम लगता है कि हम छोटे बच्चे हैं, हम क्या लिखेंगे? एंड vice versa, there is inverse relationship between price and
क्वांटिटी डिमांडेड। चले, अब क्या बोलता है, द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या देता है, फंक्शनल रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। थस डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मेनली डिटरमाइंड बाय द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑब्वियसली डिमांड किससे डिटरमाइन करेंगे, प्राइस से डिटरमाइन करेंगे। ये क्या लिखा है, dx इज इक्वल्स टू फंक्शनल tx। मुझे आप ये बताएं इसमें से डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। डी, अच्छा, और डी डिपेंडेंट। आर यू श्योर एवरीवन? ठीक है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि डिमांड किस पे बेस कर रही है, प्राइस पे बेस कर रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्राइस को भी फर्क नहीं पड़ रहा है डिमांड से, तो प्राइस डिमांड किस पे बेस कर रही है, प्राइस पे बेस कर रही है, तो ये इंडिपेंडेंट हुआ, ये डिपेंडेंट हुआ। और ये एफ किसको शो करता है, फंक्शन को शो करता है, फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू फंक्शनल प्राइस एक्स। अभी तो यहाँ पे खाली px ही लिखा हुआ है, देखते हैं आगे तुम्हारे ये दे रखा है क्या अदर फैक्टर्स, नहीं तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो भी सब फंक्शनल रिलेशनशिप में साथ में आ जाएंगे। कोई दिक्कत? स्केड्यूल पे चले, इसको स्केड्यूल बोलते हैं ना। देखो, जैसे जैसे मेरी प्राइस कम होती जा रही है 80, 70, 60, 50, 40, 30, वैसे वैसे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ग्राफ बनाए, यहां पे क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड या प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, और यहां पे क्या आता है, प्राइस। मैं अब प्रॉपर स्केड्यूल तो नहीं बना रही, बट वैसे बता देती हूँ, ये आपका क्या है, डिमांड है, ये आपकी प्राइस हुई, और ये आपका क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। दिस इज डी डी। ये नेगेटिवली स्लोप क्यों है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड बिकॉज ऑफ, अभी हम लिखेंगे सब कुछ, इनवर्स रिलेशनशिप। गॉट इट? कोई दिक्कत? चले आगे, यहां तक डिमांड में कोई भी कंफ्यूजन कुछ नहीं, चले आगे। ये बना रखा है हमारे लिए को, देखें, प्राइस दे रखी है 80, 60, 40, 20, 20, 40, 60, और 400, 800, 1200 और 1600। जब आपकी 40 प्राइस है तो डिमांड कितनी है, 800 के बीच में। जब प्राइस आपकी इंक्रीज हुई तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, इतना पता है। तो ये आपका क्या दे रखा है, डिमांड का शेड्यूल दे रखा है। Thus it may be observed that with the rising price per can, the demand for the cans is reducing. अब कुछ assumptions दे रखे हैं किसके, लॉ के, कि ये जो लॉ है ना उसमें हम कुछ assumptions लेते हैं। assumptions क्या लेते हैं, features variables, की सारी चीजों को हमने क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। द above stated law of demand is conditional, कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना कंडीशनल है, इसीलिए तो हम इसको परफेक्ट साइंस नहीं कहते, क्योंकि हमारे सारे लॉस क्या होते हैं, कंडीशनल्स होते हैं, assumptions होते हैं, exceptions होते हैं उनमें। It is based on certain condition as given. It is therefore always stated other things being equal. इसीलिए हम क्या कहते हैं, other things being equal। तो खाली चेंज किससे होता है, प्राइस वेरिएबल से। तो नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, नो चेंज इन कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, नो चेंज इन फैशन, no change in price of related goods, no expectation of future prices, no change in size, range of goods, distribution। इनमें से कोई तीन याद कर लेना, बहुत है, क्योंकि अगर वो पूछते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड तो आपको साथ में assumptions देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, आंसर कैसे शुरू करेंगे,
सबसे पहले डिमांड की डेफिनेशन देंगे कि डिमांड क्या होती है, फिर हम लॉ ऑफ डिमांड समझाएंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फिर हम स्केड्यूल बनाएंगे, नहीं फिर हम स्केड्यूल बनाएंगे, स्केड्यूल बनाने के बाद हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद में हम अजम्पशंस लिखेंगे, दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। हम हर क्वेश्चन के बाद में कंक्लूजन लिखेंगे। एवरी क्वेश्चन शुड हैव कंक्लूजन ऑफ एटलीस्ट 2 लाइन्स। वो हमको और बच्चों से अलग बनाएगा। अभी की सीबीएसई की नहीं, मेरी 12th हुए हुए ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स हो गए, ज्यादा बड़ी नहीं हूं मैं भी, 7 to 8 ईयर्स ही हुए हैं मेरे 12th हुए हुए। तो उस टाइम पे हमारे इकोनॉमिक्स में, अभी तो आजकल क्या है ना, मैक्रो और आईडी आती है 12th क्लास में, ठीक है। हमारे टाइम पे माइक्रो और मैक्रो आया करती थी 12th क्लास में, जब मैं 12th में थी। तो हमारा जो टीचर था वो हमको क्या बोलता था कि इकोनॉमिक्स में हर क्वेश्चन के बाद में आप क्या डालें, एक कंक्लूजन डालें, और उससे शायद हो सकता है कि आपके क्वेश्चन को एक वर्थ मिलने लग जाए। बट आजकल के बच्चे वो कंक्लूजन नहीं डालते हैं। 12th में मैंडेटरी भी नहीं लगता, आंसर शीट्स में भी कहीं कंक्लूजन डाला हुआ नहीं आता, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं। ओनली मेरे हिसाब से 2-3 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के 6 मार्क्स के, तो उसमें इतनी कंक्लूजन की नीड हो। बट सिंस हम लोग अब प्रोफेशनल कोर्स में, तो यहाँ पे हमें और लोगों से कुछ थोड़ा अलग करना पड़ेगा अपने आंसर राइटिंग पैटर्न में, बिकॉज ये एक बेसिक सब्जेक्ट है। सबको इतना आता होगा, मैक्सिमम मैं ये मानती हूँ कि 70% पेपर ऐसा होगा जो सबको आता होगा, क्योंकि वो बहुत, जिस हिसाब से हमने तुम्हारे मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पेपर का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो हमने उस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया तो ऐसा लगा कि 70% पेपर सबको आता होगा। वो एक तो 30% पेपर अपन को कवर करना है जो सबको नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरी चीज, हमें हमारी आंसर राइटिंग पैटर्न इतनी अच्छी देनी है कि बंदा अगर 3 नंबर दे रहा हो ना, तो उसको लगे कि भाई पैटर्न बहुत अच्छा है, 4 नंबर दे दिए जाए। उसके लिए हमें बहुत तरीके से आंसर फॉर्मेट समझना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो 12th में हमने इतने तरीके से लिखा, आई स्कोर्ड 95 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। तो बहुत अच्छा हो सकता है अगर अपन आंसर राइटिंग फॉर्मेट पे काम करें तो आपको हर क्वेश्चन के बाद में 2 लाइन का कंक्लूजन लिखना इज मैंडेटरी। और आज का आपका ये होमवर्क है कि आप मेरे को व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, कल एक कॉपी में व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, जो मैंने अभी बताया कि ऐसे ऐसे लिखना है आपको आंसर, वो आप लिख कर लेकर आएंगे, ठीक है। पहले लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखी, लॉ ऑफ डिमांड लिखा, स्केड्यूल बनाया, ग्राफ बनाया, ग्राफ प्रॉपर होना चाहिए, जैसे ये बना हुआ था प्रॉपर ग्राफ होना चाहिए। उसके बाद में assumptions and then 2 lines conclusion। पर अब हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, समराइज कर देंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, एक तरीके से बस थोड़े डेफिनेशन लिख के 1-2 assumptions डाले, खत्म। कंक्लूजन वो होता है जो आपने बस ऊपर लिखा है, कुछ अलग से नहीं डालना, बट वो आपके क्वेश्चन को एक बहुत बड़ा वर्थ दे देगा, ठीक है। चले आगे। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। मैं इससे पहले थोड़ा कुछ अलग पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें तो बहुत ही कम दे रखा है। अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि अजम्पशंस में से इन्होंने अगर कुछ पूछ लिया, क्योंकि अजम्पशंस इन्होंने दे रखे हैं और वो फंक्शनल चीजें इन्होंने नहीं दे रखी हैं, ठीक है, तो अपन थोड़ा सा अजम्पशंस पे चलते हैं, 1-2 चीजें पढ़ते हैं, वो पढ़ना थोड़ा मैंडेटरी है। तो हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आप कॉपी निकालें और उसमें लिखें। सबसे पहले प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको बोलते हैं पीआर, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। 2 गुड्स होते हैं, कौन से होते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में 2 तरीके के गुड्स होते हैं, कौन से होते हैं, हाँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। मेरे को एग्जांपल बताएं सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के। थोड़ा तेज बोला कर, हाँ ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ, पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बट सब्स्टिट्यूट गुड्स में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टी एंड कॉफी,
कोक एंड पेप्सी, है ना, सब्स्टिट्यूट है कोक एंड पेप्सी। कॉम्प्लीमेंट्री में चार्जर एंड फोन, एंड पेन एंड इंक। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले मैं तुमको ये बताती हूँ कि इसको जब हम स्टडी करते हैं, इसमें एक तो मेन प्रोडक्ट होता है और एक सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होता है। जैसे अगर मैं टी और कॉफी की बात करती हूँ, सबसे पहले अपन सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं। ठीक है, इसमें टी और कॉफी की बात करें तो यहां पे मेन प्रोडक्ट तो क्या हो गया, टी, और उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, कॉफी। ठीक है, मेन प्रोडक्ट तो क्या हो गया, टी, और उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, कॉफी। मैं ग्राफ किसका बनाऊंगी, मेन प्रोडक्ट का या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का, मेन प्रोडक्ट का। ठीक है, अब मेन प्रोडक्ट का मैं ग्राफ बनाऊंगी और इसकी प्राइस क्या रहेगी, मेन प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मेन प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। वापस सुनो, मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करी टी और कॉफी की। ठीक है, टी और कॉफी में मेन प्रोडक्ट कौन सा है, टी, और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन सा है, कॉफी। और मैं ग्राफ किसका बनाऊंगी, टी का, और उसकी प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। मतलब प्राइस किसके ऊपर नीचे करूंगी मैं, कॉफी। ठीक है, अब सुनो, अगर कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, टी की प्राइस कांस्टेंट है, अगर कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो टी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगी। उसकी प्राइस कांस्टेंट है और कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो गई तो मैं कॉफी क्यों लूंगी, टी ले लूंगी ना। ठीक है, तो अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो गई तो मेन प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैसा रिलेशनशिप बना, पॉजिटिव रिलेशनशिप बना। अगर कॉफी की प्राइस कम हो जाएगी तो मैं टी क्यों खरीदूंगी, तो टी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्राइस कम हुआ तो मार्केट प्राइस, सॉरी, मेन प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, कम हो गई। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो ग्राफ बनाते हैं। प्राइस क्या है, कांस्टेंट, मेन प्रोडक्ट का ग्राफ बना रहे हैं ना, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब प्राइस ज्यादा हुई तो यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले मैं ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड बना के बताती हूँ। ये क्या है, मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, ये क्या है, मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। अब अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब क्वांटिटी डिमांडेड कहां बनेगी, यहां पे बनेगी। ठीक है, और अगर प्राइस कम हो जाता तो क्वांटिटी डिमांडेड कहां बनती, यहां बनती। अब ग्राफ बनाए, ये ओरिजिनल ग्राफ है। ठीक है, ये इंक्रीज वाला ग्राफ हुआ और ये डिक्रीज वाला ग्राफ हुआ। समझ आया, यहां पे इंक्रीज हो गए क्वांटिटी डिमांडेड और यहां पे क्या हो गए, डिक्रीज हो गए क्वांटिटी डिमांडेड। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। सब्स्टिट्यूट गुड समझ में आ गया, लिख लो जल्दी से। एक मिनट को थोड़ा छोटा कर देती हूँ।
दिख रहा है सबको या थोड़ा बड़ा करूं? ठीक है। आज तो 2 बजे तक क्लास है, मजा आएगा आज तो। बस अब तो किसकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, अब तो सबकी क्लास स्टार्ट हो गई। आज फर्स्ट, हाँ तो आज कम्युनिकेशन और लॉ दोनों स्टार्ट हो गए ना, तो चारों क्लासेस होगी ना स्टार्ट। निमिष सर पढ़ाएंगे ना बिजनेस को, लॉ। यहाँ पे लिख लेना, ये टी का ग्राफ है। ठीक है, बन गया। नेक्स्ट पढ़े कॉम्प्लीमेंट्री। सॉरी, कार क्या है? मेन प्रोडक्ट। पेट्रोल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। ठीक है। अगर कार की प्राइस, अच्छा सॉरी, प्राइस इसकी क्या है? कांस्टेंट। अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती है, अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती है, तो कार की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? कार की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा होगा तो लोग खरीद बोलेंगे कि कार कम ले लेते हैं, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो जाती है, तो कार की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? सॉरी, इंक्रीज हो जाएगी। So there is negative relationship.
क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप। इसका ग्राफ आप घर से बनाकर लेकर आएंगे। आज 2-3 काम दे दिए, 3। ये तो हमने क्या पढ़ा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सेकेंड हम पढ़ेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। इनकम ऑफ कंज्यूमर में 2 तरीके के गुड्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। ठीक है, आपको ये पता है नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? लोअर क्वालिटी के गुड्स जो होते हैं। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल गुड्स की बात करूं तो अगर बंदे की इनकम इंक्रीज हुई है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर बंदे की इनकम डिक्रीज हुई है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप। बट अगर इंफीरियर गुड्स की बात करूं तो अगर मेरी इनकम कम हो गई तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर इनकम इंक्रीज हो गई तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? किसी को भी कोई? लिख लिया? कौन सी डिटर्मिनेंट? नहीं, ये तो पूछेंगे तो लिखना है, मतलब क्वेश्चन आता है तो। तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं है ये चीज। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिमांड करते हैं तो ये 2-3 फैक्टर्स तो पता होने चाहिए। लेट्स से उन्होंने 12th के बेसिस पे अगर तुमसे पूछ लिया, बाय चांस मॉड्यूल के बाद पूछ लिया, तो तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, क्योंकि वहां पे अपन ये कहते हुए अच्छे नहीं लगे कि हमने पढ़ा नहीं। बाद में कोई चांस नहीं होता अपने पास, अभी चांस है, अपन पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, चले। अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस बोले तो, एक्सेप्शंस बोले तो जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड कम नहीं हो, प्राइस बढ़ने से डिमांड ज्यादा ही हो। ठीक है, तो सबसे पहले है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स अभी जो अपन पढ़ के आया है इंफीरियर गुड्स। गिवन गुड्स किसको कहते हैं? ये कुछ सर्टेन इंफीरियर गुड्स होते हैं। क्या होते हैं? सर्टेन इंफीरियर गुड्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? गिवन गुड्स बोलते हैं, जो किसके नाम पे रखा गया? सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पे रखा गया।
When the prices fall, quite often less quantity will be purchased than before because of negative income effect and people's increased preference for a superior commodity with the rise in their real income. Example of given goods can include bread, rice and wheat. Real income क्या होती है? सुना है रियल इनकम क्या होती है? कभी ये सुना ही नहीं बिल्कुल भी। सुना है फिर याद है कुछ थोड़ा बहुत? देखो रियल इनकम क्या होती है, सुनो। लेट्स अज्यूम मेरे पास 100 रुपीज है, मेरी इनकम 100 रुपीज है, ठीक है, और ब्रेड का पैकेट 20 रुपीज का आता है, ठीक है। एक ब्रेड का पैकेट कितने का आता है? 20 रुपीज का आता है। मैं कितने खरीद सकती हूँ? 5, ठीक है, मैं कितने खरीद सकती हूँ? 5। अब अगर ये ब्रेड का पैकेट 25 रुपए का हो जाए, कितने का हो जाए? 25 रुपए का हो जाए, मैं कितने खरीद पाऊंगी? 4। क्या मेरी इनकम कम हुई? मेरी इनकम कम हुई नहीं, 100 रुपीज ही है अभी भी, और अभी भी 100 रुपीज ही है, बट मैं कम पहले से कम खरीद पा रही हूँ ना। मेरी परचेजिंग पावर क्या होगी? कम हो गई। क्यों? क्योंकि प्राइजेस इंक्रीज हो गए। मेरी इनकम तो उतनी है, क्योंकि प्राइजेस इंक्रीज हो गए इसलिए मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई? कम हो गई। दैट इज व्हाट योर रियल इनकम। रियल इनकम इज योर परचेजिंग पावर। कि प्राइजेस बढ़ने की वजह से आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब अगर ये 20 रुपए से 10 रुपए हो जाता तो मैं कितने खरीद सकती थी? 10 पैकेट ब्रेड के। मतलब मेरी रियल इनकम क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। प्राइसेस कम होने से मेरी रियल इनकम क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। बात समझ में आई? रियल इनकम, परचेजिंग पावर, मैं कितना खरीद सकते हैं। हो सकता है मेरी इनकम इतनी, इन्फ्लेशन क्या है? मेरी इनकम तो सेम है, बट मैं पहले से, क्योंकि प्राइसेस राइज हो गए, मैं पहले से क्या कर रही हूं? कम खरीद पा रही हूं। दैट इज व्हाट इन्फ्लेशन इज, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? रियल इनकम। तो इन्होंने क्या बोला कि जब प्राइसेस फॉल होते हैं, जब प्राइसेस क्या होते हैं? फॉल होते हैं, तो मैं ज्यादा चीज खरीद पा दूंगी, ठीक है। व्हेन प्राइसेस फॉल क्वाइट ऑफन लेस क्वांटिटी विल बी परचेज। अब जब उसके प्राइस और ज्यादा फॉल हो गए ना, लेट्स अज्यूम कि वो जो येलो टोन्ड मिल्क आता है, एक ऑरेंज कलर की थैली आती है सरस की, अपन तो सबसे नीचे वाली ब्लू थैली जानते हैं, ब्लू कलर की, एक उससे नीचे वाला और आता है ऑरेंज कलर का, ठीक है, वो सबसे ज्यादा सस्ता मिल्क होता है। अब उसकी प्राइस लेट्स अज्यूम 10 रुपए, ठीक है। अब उसकी प्राइस 8 रुपए हो गई, तो वो और इंफीरियर बन गया। तो क्या लोग उसको खरीदेंगे? क्या लोग उसको खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, कि और ज्यादा इंफीरियर हो गया ना भाई। उसकी इनकम 10 रुपए झेलने तक की है, तो वो 8 रुपए वाली क्यों खरीदेगा? उसकी रियल इनकम तो बढ़ गई ना। अगर वो 8 रुपए में खरीदता है तो वो ज्यादा खरीद पाएगा, ठीक है। अगर वो 8 रुपए में खरीदता है तो वो ज्यादा खरीद पाएगा, बट उसको वो नहीं खरीदना, क्योंकि वो इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है। उसकी रियल इनकम बढ़ चुकी है, वो क्या है? इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है। वो कौन सा खरीदेगा? वो 10 रुपए में कोई और मिल रहा होगा ना, कोई और खरीद लेगा, बट वो उसको नहीं खरीदेगा, क्योंकि सोसाइटी क्या बोलती है कि ये और ज्यादा इंफीरियर हो गया, तो वो उस इंफीरियर गुड को। अगर हमारी इनकम अच्छी है तो हम इंफीरियर गुड थोड़ी खरीदेंगे यार, तो हम नहीं खरीदेंगे। हमारी इनकम के बराबर वाले इंफीरियर गुड अगर हमको मिल रहा है तो हम खरीद लेंगे, हमारी इनकम के कम वाले इंफीरियर गुड हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जब प्राइसेस फॉल होती है, उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है खरीदनी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया ना, क्योंकि प्राइस कम होने से तो डिमांड बढ़नी चाहिए, बट यहाँ पे प्राइस कम होने की वजह से डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो व्हेन प्राइसेस फॉल क्वाइट ऑफन लेस क्वांटिटी विल बी परचेज देन बिफोर बिकॉज ऑफ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। किसकी वजह से? नेगेटिव इनकम इफेक्ट एंड पीपल्स इंक्रीजिंग प्रेफरेंस फॉर अ सुपीरियर कमोडिटी। वो कहेगा कि यार मैं 10 रुपए में कोई सुपीरियर कमोडिटी खरीद लूंगा, ठीक है, विद राइज इन देयर रियल इनकम। एग्जाम्पल क्या है? ब्रेड, राइस, व्हीट। जैसे व्हीट भी बहुत तरीके का आता है, अपन को बोलते हैं ना 20 रुपए किलो में भी गेहूं मिल रहा है, 25 में भी मिल रहा है, 15 में भी मिल रहा है, डिपेंडिंग योर इनकम कैसी है, ठीक है, वो फर्क पड़ रहा है उस चीज। नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। ये आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील क्या होता है? क्या होते हैं आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील? फैशनेबल गुड्स,
या डिस्टिंक्टिव गुड्स, जो बहुत महंगे गुड्स होते हैं, वो अगर सस्ते होंगे तो लेंगे क्या लोग? आईफोन अगर 10,000 का बिकेगा तो लोग खरीदेगा क्या? क्योंकि आईफोन वो लाख 1.5 लाख का मिल रहा है, इसलिए लोग खरीद रहे हैं, बिकॉज दैट इज अ स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट। तो आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील इज स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट। क्योंकि वो महंगे हैं इसलिए लोग खरीद रहे हैं, अगर वो सस्ते हो जाएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। अगर 10,000 का आईफोन बिकने लग जाएगा तो लोग कहेंगे फिर तो हम कोई दूसरे फोन को लेते, 10,000 का आईफोन क्यों खरीदे? वो तो सबके पास ही है फिर। क्योंकि मुझे स्टेटस सिंबल शो करना है इसलिए प्राइस हैवी होता है, मैं वो खरीदती हूँ। तो क्या बोला? समटाइम्स सर्टेन कमोडिटीज आर डिमांडेड जस्ट बिकॉज दे हैपन टू बी एक्सपेंसिव और प्रेस्टीज गुड्स एंड हैव अ स्नॉब अपील। कई चीजें हम खरीदते इसलिए हैं क्योंकि उसकी प्राइस क्या होती है? महंगी होती है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कम होने से डिमांड नहीं बढ़ रही है। ठीक है, दे सैटिस्फाई द अरिस्टोक्रेटिक डिजायर टू प्रिजर्व एक्सक्लूसिवनेस और फॉर यूनिक गुड्स। पहला क्या था? गिवन गुड्स। दूसरा क्या है? स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब। तीसरा क्या है? स्पेक्यूलेशन। सुनो, देखो, लेट्स अज्यूम हम एक XYZ शेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? XYZ शेयर की बात कर रहे हैं। ठीक, आज इसकी वैल्यू 100 रुपीज है। एक शेयर की वैल्यू क्या है? 100 रुपीज है। कल ये 125 का, उसके बाद में ये 150 का, उसके बाद में ये 170 का। ठीक है, मैं यहां पे खड़ी हूं इस दिन पे, मैं कहा हूं इस दिन पे हूं। मुझे नहीं पता कि आगे कितना प्राइस होगा, ये तो मैंने अजम्पशन लिया है क्योंकि मैं आज खड़ी हूं, मुझे नहीं पता कल का क्या प्राइस है, बट मुझे इतना पता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे बीच में वो कॉपर का सुना था तुमने, कॉपर कितना महंगा हो गया था, अभी चांदी सोना जब महंगे हो रहे थे तो कॉपर कितना महंगा हो, तो मुझे पता था कि भाई बढ़ेगा तो सही। तो क्या मैं आज खरीदूंगी? मैं आज इस जगह खड़ी हूं, मैं खरीदूंगी शेयर को, खरीदूंगी ना। मेरे को पता है कि आने वाले टाइम पे प्राइस इसका बढ़ा हुआ है और आज भी बढ़ रहा है प्राइस, आज भी बढ़ा हुआ है प्राइस, तो क्या मैं आज खरीदूंगी? खरीदूंगी ना। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो गई। स्पेक्यूलेशन किसको कहते हैं? कि आपको पता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाले, प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, तो आप उसको आज ही खरीद के रख लोगे। और मुझे पता है कि आगे आने वाले टाइम पे उसकी प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो मैं आज नहीं खरीदूंगी उसको, मैं कब खरीदूंगी? जब उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे। दैट इज स्पेक्यूलेशन। ये जनरली शेयर मार्केट में चलता है। बात समझ में आई स्पेक्यूलेशन की? देखो क्या कह रहा है, when people speculate about changes in price of a commodity in the future, कि आपको पता है कि फ्यूचर में वो क्या होने वाला है, कमोडिटी का प्राइस क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। दे मे नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, वो लॉ ऑफ डिमांड की तरह एक्ट नहीं करते कि प्राइस कम हुआ तो मैंने ज्यादा खरीद लिया। When people are convinced that the price of particular commodity will rise still further, कि जब लोगों को लगा कि प्राइस अभी भी इंक्रीज होगा, दे विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट देयर डिमांड, वो अपनी डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब कम नहीं करेंगे, वो अपनी डिमांड को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। ऑन द कंट्रारी दे मे परचेज मोर फॉर द पर्पज ऑफ होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब इकट्ठा करके रख लेना, कि वो और ज्यादा परचेज कर लेंगे जिनसे वो बाद में प्राइजेस को क्या कर सके? स्पेक्यूलेट कर सके। बात समझ में आई? वापस बताओ, स्पेक्यूलेशन इज क्या? क्लियर है? बताओ। देखो क्या बोला कि मेरे को पता है कि आगे आने वाले टाइम पे प्राइजेस इंक्रीज होने वाले, तो मैंने उसको आज ही परचेज करके रख लिया, क्योंकि प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो मैं ज्यादा में बेचूंगी तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज होता है, क्या मैं डिमांड करती हूँ? नहीं करती, बट यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होने के बाद में भी मैं क्या कर रही हूँ? डिमांड कर रही हूँ। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूजन। व्हेन द कंज्यूमर इज रॉन्गली बायस्ड अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी। देखो कई बार अपन को ऐसा लगता है कि अगर चीज महंगी है तो ही वो अच्छी है। अपने साथ भी ऐसा होता है कि अगर वो चीज महंगी है तो ही अच्छी है, वो अगर उसकी रेट ज्यादा होती है तो ही हम डिमांड करते हैं। लेट्स अज्यूम आपके कॉलोनी में कोई पानी बताशी सेल करने आया और वो 5 की 10 पानी बताशी दे रहा है, 5 रुपए की 10 पानी बताशी दे रहा है, विल यू परचेज इट? क्यों नहीं करोगे? क्या लगा? क्वालिटी खराब है, अच्छी नहीं होगी।
और कोई अगर 50 की दे रहा होगा ना तो कहोगे हाँ यार 50 की दे रहा है, कोई ना कोई तो चीज है उसमें, हो सकता है अच्छी टेस्ट हो, क्वालिटी अच्छी हो, अगला ग्लव्स ग्लव्स पहन के बना रहा हो इसलिए 50 की 10 खिला रहा हो, ठीक है, तो अपन परचेज कर लेंगे। तो हमारा ये इल्यूजन होता है, इल्यूजन मतलब गलत फहमी, अपन कह सकते हैं कि मेरा एक इल्यूजन है कि अगर प्राइस ज्यादा होगी तो ही क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी, अदरवाइज क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। तो क्या बोला, व्हेन द कंज्यूमर इज रॉन्गली बायस्ड अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी विद द प्राइस चेंज ही मे कॉन्ट्रैक्ट दिस डिमांड विद अ फॉल इन द प्राइस, कि अगर प्राइस फॉल हो गई उसकी तो वो डिमांड नहीं करेगा उस चीज को। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? क्या क्या थे चार पॉइंट्स? पहला पॉइंट गिफ्ट एंड गुड्स, दूसरा स्नॉब अपील, तीसरा स्पेकुलेशन, चौथा कंज्यूमर बायस या फिर इल्यूशन। क्या क्या पढ़ा आज हमने? लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या सीट्रस पेरिबस, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जनरली क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है और इनका फंक्शनल रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। फिर हमने शेड्यूल पढ़ा, फिर हमने ग्राफ पढ़ा, उसके बाद हमने अजम्पशंस लिए। क्या अजम्पशन लिए? देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सब क्या बोलते, क्या है आपके, कांस्टेंट है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में हमने दो चीजें पढ़ी, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट में कैसा रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशनशिप था, और कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा रिलेशन था, नेगेटिव रिलेशनशिप था। फिर हमने इनकम ऑफ द कंज्यूमर पढ़ा, हाँ इनकम ऑफ द कंज्यूमर पढ़ा। नॉर्मल गुड में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इंफीरियर गुड्स में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशनशिप। और अब हमने क्या पढ़ा, एक्सेप्शंस पढ़े। एक्सेप्शन क्या कहता है, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस कम होने से डिमांड कम होगी। पॉइंट, गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स होते हैं ये एक तरीके के, दूसरा आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट्स है, तीसरा स्पेकुलेशन प्राइस आने वाले टाइम पे बढ़ेगी तो डिमांड ज्यादा कर लेंगे, और चौथा कंज्यूमर इल्यूजन और बायसनेस की अगर प्राइस ज्यादा होती है तो उनको लगती है कि क्वालिटी अच्छी। तीन क्वेश्चंस क्या क्या दिए हैं, स्टॉक फ्लो वाला पता करना है, लॉ ऑफ डिमांड लिखना है और उसका ग्राफ बनाना है। कल ये काम पूरा हो जाना चाहिए।